हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात किया जाए तो आपके चार मेजर टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक आता है आपका पॉलिटी का, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। दूसरा आता है आप आईआर का, वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर आता है तीसरा इकोनॉमी का, और चौथा आता है आपका सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का। तो ये चार मेजर टॉपिक आपके इस मैगजीन के अंतर्गत आपके कवर अप हो चुके हैं। अब हमारा जो चौथा मतलब कि फिफ्थ मेजर टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, कौन सा आता है? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का ये हमारा पांचवा टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको एक टारगेट बता दें कि हमारा टारगेट होता है कि आपको एक सब्जेक्ट एक क्लास में कवर कराना। बट आपका इस बार क्या हुआ है कि इकोनॉमी को 3 पार्ट में कवर कराया गया, लेकिन अब क्या होगा कि आपके पूरे कंप्लीट होंगे एक पार्ट में। मतलब कि एक लेक्चर एक सब्जेक्ट से रहता है, तो ये रहता है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। जैसे कि हमने जनवरी 2023 का कराया, फरवरी 2023 का। तो आप जनवरी का पॉलिटी का सेगमेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो पूरे साल का एक साथ देख सकते हैं। इसी तरीके से आप हिस्ट्री, इसी तरीके से आप आईआर या इकोनॉमी, हर एक चीज को ओवरऑल उस तरीके से देखा जा सकता है। तो अभी हमारे जो टॉपिक के अंतर्गत ये सब हो गए हैं, आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक की रूपरेखा के जानने के पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक जीएस की यानी कि क्विक रिवीजन तौर पर एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको काफी सारे मेजर टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल आपका कराया जाएगा। और कुछ 94 डेज की एक स्टडी प्लान भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो आपका 21 तारीख को ये वीडियो बनाई गई थी, तब उस दिन आपको 94 डेज का दिया गया। आज आपकी 22 है, तो अब आज से देखा जाए तो यूपीएससी के एग्जाम यानी कि 25 फरवरी तक टोटल आपके 93 डेज बचे हुए हैं। तो आज आपका 93वां दिन बचा हुआ है, तो आपको अपना एक चार्ट बना लेना हो, उससे आप इस तरीके का करते हैं तो आपके लिए तैयारी बेहतर होती है। और आपका ये भी होता है कि आपने इस दिन ये चीज कवर किया, नेक्स्ट डे क्या करना है, तो एक आप अपना फॉर्मेट बना लीजिए। ये आपका विजन आईएएस का है, जिसमें हम करंट अफेयर को भी करा रहे हैं, साथ में आपके पीटी 365 को भी करा रहे हैं। तो अभी तक देखे जाए तो आपका पॉलिटी का भी कवर करा दिया गया है, इकोनॉमी का भी करा दिया गया है, कल्चर का भी करा दिया गया है। तो ये आपके करा दी गई है। अब इसके आगे के आपके जैसे ही मैगजीने फिनिश होती है, उसके बाद फिर से आपका पीटी 365 आएगा। तो ये आपका मैगजीन खत्म होने के बाद, क्योंकि आपका फिफ्थ लेक्चर ये होगा, फिर सिक्स में आपका सोशल इशू आएगा, सेवेंथ में साइंस एंड टेक, और एट के अंतर्गत आपका कल्चर और जितने भी इसके सेगमेंट आते हैं उनके साथ ये मैगजीन कवर कर देंगे। फिर आपके पीटी 365 के सेक्शन को कवर कराएंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं एनवायरमेंट के टॉपिक को। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत बात करें तो जैसे पहले तो आपकी इसमें टॉपिक में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की आई हुई है उसके बारे में जानेंगे, पवित्र वन के बारे में, नदी जोड़ो योजना। फिर आपका आता है ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के बारे में पढ़ेंगे, शहरी वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा जाएगा। कुछ संक्षिप्त सुर्खियां होंगी, जैसे कि आईपीवीईएस नेक्सस असेसमेंट, एफएओ नलवाड़ प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी है, वो 2024 से 34 तक के लिए स्थल रुद्ध विकासशील हेतु देशों हेतु कार्यवाही कार्यक्रम, बिजनेस फोर लैंड इनिशिएटिव के बारे में, दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चल रही वार्ता को स्थगित किया जाएगा, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के बारे में, एएलएमएम आदेश 2019 में संशोधन, कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता दक्षता मानदंड के बारे में पढ़ेंगे। भारत ने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी शुरू की है, उसके बारे में। तो भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को असम में टैग किया हुआ है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर जीव रिजर्व घोषित किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, स्पंज सिटी, तेनाली फॉल्ट या भ्रंश के बारे में, किला किला लाओ ज्वालामुखी जो है उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये एनवायरमेंट के पूरे टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक के अंतर्गत एक एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट से रिलेटेड आपका डेटा पूछा जाता है, और ये रिपोर्ट जो है ये एक साल में मतलब कि 2 साल में एक बार इसे प्रकाशित किया जाता है। और ये रिपोर्ट जो है वो 1987 से कंटिन्यू प्रकाशित की जा रही है, और इसे भारत का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि किस राज्य की सर्वाधिक स्थिति है, कितना वन क्षेत्रफल है, कितना वृक्षावरण है, कितना वनावरण है, कितना किस तरीके का आकलन दिया गया है इसके अंतर्गत, तो इससे ओवरव्यू को जानेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था, वो 2021 की रिपोर्ट को पूछा जा रहा था। लेकिन अभी ये 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है 2024 में। दिसंबर 2024 में ये जारी की गई है और 2023 की रिपोर्ट है, तो आपके ये 2 साल के डेटा को कवर करेगी, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है। आप 2025-26 टारगेटेड स्टडी आपका जो भी एग्ज़ाम टारगेटेड है, तो ये रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन आएँगे। क्योंकि ये 2 साल में आपकी रिपोर्ट आती है। तो चलिए जान लेते हैं क्योंकि इसमें जितना भी डेटा होता है वो फैक्चुअल होता है, वो आपको एकदम से याद करना होता है। आपका ये प्री के लिए भी काम आता है, मेंस के लिए भी काम आता है। आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है, तो इसमें तो आता ही है, बट आपका जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हुए या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इस रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कारण क्या है? कारण वही है कि इसे हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इस कारण से ये चर्चा में रही। तो इसमें एक मतलब कि क्या है आप जानते वाला ये सेक्शन दिया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वह 1987 के तहत देश में कम से कम 1/3 भूमि पर वन या वृक्ष आवरण या पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की 2/3 भूमि पर वन या वृक्ष आवरण को बनाए रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया। तो नेशनल जो टारगेट रखा गया है, वो किस चीज़ के लिए टारगेट रखा गया है? ये जो टारगेट आता है वन या वृक्षावरण, पहाड़ी या पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में जो 2/3 भूमि पर है, इन पर एक वन या वृक्षावरण को बनाए रखने के संदर्भ में इसका ये टारगेटेड रखा गया। अब वन में एवं स्थिति रिपोर्ट की एक पृष्ठभूमि के बारे में जानें, तो ये जो सर्वेक्षण है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। 1987 से हर साल 2 साल में 1 बार प्रकाशित होता है। इसका आकलन किस तरीके से होता है? जैसे कि ये तो प्रकाशित हो गया, लेकिन ये वृक्षों का डेटा और आपका किस जगह पर कितना वृक्षावरण है, कितना ट्री कवर है या फॉरेस्ट कवर है, तो ये किससे पता चलता है कि कहाँ पर अति सघन वन है, कहाँ पर मध्यम सघन वन है। तो ये एक ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर ये डेटा का आकलन किया जाता है। तो क्या होता है कि जो उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग भी इसमें किया जाता है। राष्ट्रीय वन सूची के डेटा का उपयोग किया जाता है और जमीनी स्तर पर सत्यापन भी किया जाता है। जो फील्ड वेरिफिकेशन होता है, उसका भी एक इसमें ओवरव्यू आता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन सूची के डेटा को भी आता है और उपग्रह से प्राप्त डेटा को इसमें शामिल किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो 2023 की रिपोर्ट आई हुई है, इसमें आपके 751 जिलों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है और जो आपकी 2021 की रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें 636 जिलों को शामिल किया गया था। तो अभी इसमें जिलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो प्रेजेंट टाइम में कितने 751, लास्ट टाइम कितनी थी 636। तो इस तरीके से इसका एक डेटा है। तो अब जान लेते हैं इसकी कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में, जैसे कि वृक्ष आवरण क्या होते हैं। जैसे कि आपसे मान लो वो चीज नहीं पूछा कि आपका कितना वृक्षावरण है, वनावरण है, ये पूछ लिया कि इसमें कितना क्षेत्र है, मतलब कि इसको क्या कहा जाता है। जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं कि इतना वृक्षावरण है, इतना वनावरण है, इतना वन क्षेत्र है, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसमें कौन सा क्षेत्र ऐसा शामिल होता है कि उसे वृक्षावरण कहते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले परिभाषाओं को जानते हैं, फिर बाद में उसके डेटा को जानेंगे। तो वृक्षावरण क्या होता है, यानी कि ट्री कवर क्या है, यह वह क्षेत्र होता है वन का जो वन क्षेत्र के बाहर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सभी वृक्ष क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं और यह वन आवरण के अंतर्गत नहीं आते। तो ये कैसा क्षेत्र होता है, ये वृक्षों का एक क्षेत्र होता है जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल होते हैं और ये एक तरीके से इसमें 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सभी वृक्ष इसमें शामिल होते हैं। वन आवरण के अंतर्गत बात करें तो इसमें आता है 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ऐसी सभी भूमियां इसमें शामिल होती हैं जिनकी वृक्ष या वितान घनत्व 10% या उससे ज्यादा होती है और ये सभी बागान, बांस, ताड़ के वृक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। चाहे उस भूमि का मालिकाना हक, कानूनी दर्जा और उपयोग कुछ भी हो और ऐसी भूमि को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के दर्ज होना जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वन आवरण है। अब वन क्षेत्र के बारे में बात करें तो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि इसमें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये ऐसी भूमियां को परिभाषित करता है जिसमें किसी भी सरकारी अधिनियम या नियमों के तहत वन के रूप में इसे अधिसूचित किया जाता है और इसमें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में ये दर्ज किया जाता है।
और इस प्रकार देखा जाए तो ये वन क्षेत्र शब्द सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि के संबंध में कानूनी स्थिति को दर्शाता है, और वहीं वन आवरण शब्द किसी भी भूमि पर वृक्षों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये होता है। वन क्षेत्र क्या सरकारी रिकॉर्ड में दिखा रहा है? कानूनी स्थिति को। सरकारी रिकॉर्ड में भूमि के संबंध में कानूनी स्थिति बताता है। वन आवरण क्या दिखा रहा है? कि किसी भी भूमि पर वृक्षों की उपस्थिति को एक तौर से दर्शाता है। तो इसका ये वन क्षेत्र के बारे में। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि अति सघन वृक्ष में देखा जाए तो वृक्ष वितान यानी कि जो कैनोपी घनत्व वाले वृक्ष होते हैं, वन का 70% या उससे अधिक होता है। मध्यम सघन वन जो आते हैं वृक्ष वितान के घनत्व में, वह 40% से 70% के बीच का आता है, और इसमें 70% से अधिक। और जो आपका खुला वन आता है वह 10% से 40% होता है। और झाड़ीदार वन क्षेत्र जो आता है 10% से कम वितान वाले घनत्व वाली वन भूमि आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वन आवरण वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत देखा जाता है। अब आते हैं हम आगे की ओर कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो इसमें आता है वन एवं वृक्ष आवरण की जो रिपोर्ट है, मतलब कि ये जो आवरण है उसके बारे में, कि जैसे कि भारत में जो वन एवं हरित आवरण जो 2021 से 23 के बीच में जो बदलाव देखा गया, उसमें जैसे कि निबल वन आवरण 156.41 निबल वन आवरण है, 1445.18 कुल हरित आवरण है, और 149.13 रिकॉर्डेड वन क्षेत्र बाहर आता है, और ये आवरण के प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से इसके प्रकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। वन घनत्व में बदलाव के तौर पर देखा जाए तो इसमें क्षेत्रफल में बदलाव आता है, जिसमें 2431.50 अति सघन वन है, 12,343.95 जो आता है वह मध्यम सघन वन, और 1,189.27 खुला वन आता है, जो कि वन के प्रकारों के रूप में होता है। और ये वन घनत्व में भी एक बदलाव देखा जाता है। फिर आते हैं हम क्षेत्रीय रुझानों की ओर। तो क्षेत्रीय रुझानों में देखते हैं कि आवरण के क्षेत्रफल में एक कमी वर्ग किलोमीटर में दी गई है। जैसे कि पश्चिमी घाट में कितनी आती है? 58.22% होती है, और इसमें आती है जो आपका पूर्वोत्तर है वहां पर 323.30% की होती है, यानी कि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये दिया गया है। और 7.43% जो है वर्ग क्षेत्र वर्ग किलोमीटर जो आता है वह मैंग्रोव का है। तो ये मैंग्रोव का, ये पूर्वोत्तर और ये पश्चिमी घाट का। तो ये वन आवरण और मैंग्रोव आवरण में कमी को संदर्भ किया गया है। फिर आते हैं राज्यों के प्रदर्शन के बारे में। तो इसमें राज्य मध्य प्रदेश में जो आवरण क्षेत्रफल वृक्ष एवं वनों का जो आवरण है, शीर्ष राज्य में मध्य प्रदेश आता है, जिसमें 85,724 मध्य प्रदेश में है, 67,083 आपका अरुणाचल प्रदेश में सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आता है जो 65,383 है, जो कि वन एवं वृक्ष आवरण में शीर्ष राज्य है। फिर आते हैं वृद्धि क्षेत्र, जो कि वर्ग किलोमीटर में आती है। जैसे कि वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो आती है वो आपकी छत्तीसगढ़ में 683.62 वर्ग किलोमीटर है, 559.19 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 558.57 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा में, 397.46 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी वृद्धि के तौर पर है। फिर आते हैं कम हुआ क्षेत्र, जो कि वर्ग किलोमीटर में, कि 612.41 वर्ग किलोमीटर ये आता है मध्य प्रदेश में, 459.36 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में, 159.24 वर्ग किलोमीटर आपका लद्दाख में, और 125.22 वर्ग किलोमीटर नागालैंड में आता है। तो ये वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी के बारे में संदर्भित किया गया। अब रिपोर्ट के अन्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है जैसे कि कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक पिछले आकलन की तुलना में देखी जाए तो इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक बांस संसाधन वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण वाले 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे अधिक कृषि वानिकी वाले 3 राज्यों में आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। और वनाग्नि जो कि 2021-22 के सीजन के दौरान इसमें घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, और सबसे अधिक वनाग्नि की घटना दर्ज करने वाले राज्यों में टाइगर रिजर्व जो कि नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सबसे अधिक जो वनाग्नि की घटना हुई है, तो इनके अंतर्गत ही प्रमुख बिंदु निकल कर आते हैं। अब इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह 2023 में भारत के वनों और हरित क्षेत्रों की निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। यहाँ पर वनों के संसाधन को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयासों को भी उजागर किया गया, और रिपोर्ट के इस्तेमाल में की गई वनस्पति की व्यापक परिभाषा को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, और इस परिभाषा में शहरी हरित क्षेत्र और वृक्षावरण को शामिल किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र के आंकड़ों को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंतर्गत हरित आवरण में योगदान देते हैं, लेकिन प्राकृतिक वनों को ये नहीं दर्शाते। और इस रिपोर्ट के आंतरिक क्षरण जैसे जैव विविधता की हानि, वृक्षों के घनत्व में कमी, मौजूदा वनों में पारिस्थितिक असंतुलन को
नहीं दर्शाती है। साथ ही ये प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता, सटीकता पर सवाल उठा सकती है और इसमें अधिक सटीक वन मूल्यांकन मानदंड की आवश्यकता होती है ताकि प्राकृतिक वनों और मानव निर्मित हरित क्षेत्रों के बीच में अंतर हो सके और देश के वनों में वास्तविक स्थिति को बेहतर आकलन हो सके। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष के तौर पर ये पूरी रिपोर्ट के बारे में दिया गया। अब चलते हैं पवित्र उपवन की ओर। तो पवित्र उपवन के अंतर्गत देखते हैं जैसे कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने टी.एन. गोदावर्धन निर्णय 1996 के अनुपालन में ओरड जैसे पवित्र उपवनों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो अब ओरड वन के बारे में बताया गया है, तो अब पहले नंबर तो ये जानना है कि आखिर पवित्र उपवन होते क्या है। पवित्र उपवन के बारे में जब ये निर्णय दिया गया है तो इनमें क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जैसे कि पवित्र उपवन के बारे में बात करें तो ये जो उपवन होते हैं, यहाँ वनों और प्राकृतिक वनस्पतियों के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो स्थानीय समुदायों के रूप में गहरा धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और ये स्थान स्थानीय समुदायों द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए संरक्षित किए जाते हैं। आईयूसीएन के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें लगभग 101 लाख से 1,50,000 पवित्र उपवन है और यहाँ मेघालय में पवित्र उपवन लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जिंग क्रीज जी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है। तो इस तरीके से इसके बारे में फिर आते हैं टी.एन. गोदावर्धन निर्णय ने वन की परिभाषा का विस्तार करते हुए कुछ इसमें शामिल है जैसे कि स्वामित्व मान्यता वर्गीकरण के निरपेक्ष किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र आते हैं। वे सभी क्षेत्र जो सप्तकोश के वन के अनुरूप होते हैं और वे क्षेत्र जो 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा वन के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टी.एन. गोदावर्धन का जो निर्णय है उनके बारे में प्रमुख जजमेंट आए हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो पवित्र उपवन क्या होते हैं? वैसे उपवन जहाँ पर वनों और प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र होते हैं, जहाँ जो स्थानीय समुदाय है, जहाँ वो जो कम्युनिटी रहती है, उनका धार्मिक और आध्यात्मिकता के तौर पर उस जगह से एक महत्व रखते हैं। तो इस तरीके के वन का जो आंकड़ा है कितना है आयुष्मान के अकॉर्डिंग 1 लाख से 1.5 लाख पवित्र उपवन पाए जाते हैं भारत में। और अब आते हैं आगे की ओर तो देखते हैं कि इसके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पर कौन-कौन सा उपवन पाया जाता है। जैसे कि आपके पवित्र उपवन जो देश में पाए जाती हैं और अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देववन के नाम से जाने जाते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल और देवबन के नाम से जाने जाते हैं। फिर हम यहाँ राजस्थान की ओर जाते हैं तो राजस्थान में आपका बड़ी, केकड़ी, ओरड़, साम, लात, देह और देवबड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मेघालय में लात तिकान और लात लिंगदोही के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम में गुम्पा वन के नाम से जाना जाता है। असम में थान और मडाइको के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में भी गुम्पा नाम से, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेम है। झारखंड में आपका सरना और जाहिर थान के नाम से जाने जाते हैं। फिर आते हैं हम मणिपुर की ओर, तो मणिपुर में देखते हैं कैसे गमखाप, मोहक उमंग लाई के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को माओ मुंड के नाम से। पश्चिम बंगाल को गर्मथान, शीतला मथान, हरिथन, सावित्री थन, संताल बुरीथन और जाहिरा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा को जाहिरा और ठकुरम्मा के नाम से। छत्तीसगढ़ को सरना, जाहिरा, मातागुड़ी, देवगुड़ी, गांव देवी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को पवित्र क्षेत्रलू के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु को कोविलकाडू और स्थल वृक्ष के नाम से। केरल को काबू और सर्प काबू के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में देवरबाना, देवाराकाडु, हुली, देवराकाडु और नागवना, भूतपनवना, जातक और पंपनवना, चोड़ीवना के नाम से। महाराष्ट्र में देवराय, देवराहटी और देवगुड़ी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पवित्र उपवन के अलग-अलग राज्यों में ये नाम होते हैं और कभी-कभी आपके नामों को भी पूछ लिया जाता है। जो चर्चा में रहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उसके सराउंडेड स्टेट होते हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरे नाम आपके ओवरऑल जो भारत में है उन सभी के एक भौगोलिक विवरण को दिया गया है। अब जान लेते हैं हम आगे की ओर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों के बारे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पवित्र उपवन को एक कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। अब कानूनी संरक्षण पवित्र उपवन को किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं तो ये आता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 36 सी है उसके अंतर्गत इसके प्रावधान दिए गए हैं और इसकी जो व्यापक नीति है वह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाती है। इसका सर्वेक्षण जो है वह पर्यावरण मंत्रालय पवित्र उपवन में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए एक योजना भी विकसित करेगा। एक सामुदायिक भागीदारी देखने को मिलेगी जिसमें पर्यावरण मंत्रालय को ऐसी नीतियां कार्यक्रम बनाने के लिए जो संबंधित समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करती हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत
पारंपरिक समुदायों के संरक्षण के रूप में मान्यता देने और इसे सशक्त बनाने का सुझाव दिया हुआ है। और पिंपलांतरी गांव के जैसे मॉडल का एक प्रचार किया गया है, जिसमें यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। और यह एक अनोखा मॉडल है जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, और इसके तहत गांव में हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये गांव के बारे में एक मॉडल का प्रचार प्रसार करने के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए। अब आता है कि आखिर जैसे कि सब तरीके के वन पाए जाते हैं, लेकिन पवित्र वन की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे कि पहला तो सांस्कृतिक पहचान के तौर पर कि यह सांस्कृतिक परंपराओं से ये गहरा जुड़ाव होता है, एक जुड़ाव होता है, और इनको देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। जो स्थानीय समुदाय जो होता है, यानी कि जो भी जनजाति होती है, वो उसको पूछती है। और यहाँ पर समुदाय और वनों की रक्षा करते हैं, और इसमें भूमिका त्योहारों, शादियों, युवाओं की मिलजुल में होती है। जैसे कि आपका केरल में सबरीमाला और गढ़वाल में हरियाली है। जैव विविधता को संरक्षण मिलता है, जैसे कि ये दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों की अंतिम शरण स्थली के रूप में जाने जाते हैं, कि यह मेघालय की कम से कम 50 दुर्लभ और लुप्त प्राय पादपों प्रजातियों में केवल पवित्र वन पाए जाते हैं। मृदा संरक्षण के अंतर्गत देखा जाता है, जो कि मृदा की स्थिरता को बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन भी कम करते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र होते हैं। औषधि और औषधिक एवं औषधीय लाभ भी देखने को मिलता है, जिसमें खाद्य, फल, पत्ते, रेशे, गोंद, रेजिन, औषधीय गुण वाले पौधे भी इससे प्राप्त होते हैं। पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर जिले के लगभग 41% पशुधन पवित्र वनों में ओरण पर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से इसकी ये आवश्यकता होती है। अब आते हैं कि इसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसके समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं और कौन-कौन से खतरे अभी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पारंपरिक आस्था का लुप्त होना, कि ये जो पवित्र उपबनों का जो प्रारूप है, वो एक पारंपरिक आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये देखा जाए तो ये धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, और इनकी प्रथाएँ और अंधविश्वास जो है, इनकी जो जिस तरीके के इनके अनुष्ठान है, उनको एक अंधविश्वास के तौर पर माना जाने लगा है। एक विकासात्मक गतिविधियाँ पैदा हुई हैं, जिसके कारण जैसे कि शहरीकरण होने से, सड़क, रेल, बांध, वाणिज्यिक वानिकी के वे सब बनने से जो विकासात्मक गतिविधियाँ हुई हैं, उसके कारण से देश के कई हिस्सों में पवित्र उपवन का नष्ट होना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण आता है पश्चिम घाट में एमबी वैली टाउनशिप परियोजना, जिसके तहत स्थानीय समुदायों के स्वामित्व वाली कई एकड़ भूमि नष्ट हो गई। अतिक्रमण के कारण सूक्ष्म पर्णपाती और प्रकाश प्रिय प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं, और पुष्प संरचना के लिए सूक्ष्म जलवायु में भी बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां हैं। कुछ पशुधन के मामले में चुनौतियां भी आती हैं, कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और उनके खुरों में मृदा अपरदन होना। और इसमें जैसे कि पंजाब में अत्यधिक चराई और कृषि विस्तार के कारण पवित्र वन जो है वो काफी कम हो गया है। आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश होना, कि जैसे विदेशी खरपतवार स्थानीय प्रजातियों के समक्ष एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। यूपेटोनियम ओडोरेटम, लेंटाना कैमारा, प्रोसिपरस जूलीफोरा देशज जैव विविधता के समक्ष एक खतरा पैदा करते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नवीनतम दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके अंतर्गत उठाए गए हैं। इसमें निगरानी के अंतर्गत आते हैं कि जैव विविधता निगरानी समितियों के माध्यम से पवित्र उपवनों की निगरानी की जानी चाहिए। सुरक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें चारों ओर बाड़ लगाकर बफर जोन स्थापित करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। सामुदायिक भागीदारी देखने को मिलती है। पवित्र उपबनों के जीर्णोद्धार के अंतर्गत ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, उनके अंतर्गत ये कदम उठाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक नदी जोड़ो परियोजना की ओर, कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट क्या है। ये हमेशा चर्चा में रहता है, और ये काफी समय से चर्चा में है, और लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसकी आधारशिला रख दी गई है। ये आधारशिला रख दी गई है, तो इसके कारण ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी ये कई साल से विवादित है, तो उसके कारण आपके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। और अभी प्रेजेंट में तो ये हुआ है कि ये आपका लागू ही, मतलब कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी आधारशिला ही रखी दी गई है। तो ये आपका कैन बेतवा रिवर लिंक है, उसके बारे में ये आप इसकी संरचना देख सकते हैं, कि यहाँ आपका ये छतरपुर यहाँ पड़ता है, यहाँ महोबा, बंडा, ये टीकमगढ़, ललितपुर, और ये यहाँ पर बेतवा नदी है, यहाँ यहाँ ये झांसी इसके पास में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी लोकेलिटी दिखाई गई हो, एक खास तौर पर जो बुंदेलखंड वाला रीजन आता है, वहां पर ये कैन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। अब इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो ये देखा जाए तो ये राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य केन बेसिन में अधिशेष जल को बेतवा बेसिन में जल की अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों में पहुंचाना है, और इसका जो टारगेट है 2030 तक इसके लक्ष्य को पूरा करना है। यह स्थान जो आता है मुख्य रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में बुंदेलखंड क्षेत्र पर केंद्रित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत होते हैं, और इसके मुख्य घटक में जैसे कि चरण फर्स्ट जो आता है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व में दौधन,
बाँध जो है वह 77 मीटर ऊँचा होना और ये जो केन-बेतवा लिंक नहर है, इसका स्थानांतरित किया जाएगा 221 किलोमीटर से इसे स्थानांतरित किया जाएगा। सेकंड चरण जो स्टार्ट होगा, इस चरण के अंतर्गत देखा जाए तो बेतवा बेसिन में पानी की कमी दूर करने के लिए लोअर लो और बांध बीना कॉम्प्लेक्स कोटा बैराज का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये चरण फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत है। अब आता है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना क्या है, जिसके अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि सबसे पहले इसका विचार जो आता है 1850 में सर आर्थर कॉटन के द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाता है। इसके पश्चात 1972 में तत्कालीन भारत के बिजली एवं सिंचाई मंत्री के.एल. राव ने इसका मुद्दा उठाया और 1980 में भारत में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत इसकी शुरुआत की जाती है और 1982 में इन नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की जाती है और 2021 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के लिए सर्वोच्च कार्यान्वयन निकाय के रूप में एनडब्ल्यूडीए यानी कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय नदी इंटरलिंकिंग प्राधिकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, तो इसकी ये पृष्ठभूमि आती है। तो इसका विचार कब होता है? 1850 में इसकी शुरुआत होती है और प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से प्रक्रिया है, वो एक सुचारू रूप से चल रही है। अब आती है इसके ऑब्जेक्ट के बारे में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और ये इनको किस उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता होती है, जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता होती है और जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है, तो वहाँ उनको स्थानांतरित किया जाता है। इस तरीके से स्थानांतरित करके ये दोनों ही जगह को प्रॉफिट मिले। कि ऐसा ना हो कि जहाँ पर जल की बहुतायतता है, तो वहाँ मिसयूज़ हो और जहाँ पर जल की कमी है, तो वहाँ उस कमी से वो जूझ है। तो इन्हीं चीज़ों को एक इंटरलिंक करने की जो उद्देश्य है, वो नदी जोड़ो परियोजना का होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और इसमें 20,000 से 25,000 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न हो जाती है और यह बाढ़ और सूखे का शमन करने, ग्रामीण आय बढ़ाने, अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसको देखा जा रहा है, तो इसका ये प्रमुख मोटिव होता है। अब आते हैं राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के कुछ घटक हैं, जैसे कि हिमालयी नदियों का विकास की जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जैसी 14 रिवर लिंक पहचान की गई है। प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के लिए केन-बेतवा नदी लिंक में 16 रिवर लिंक की पहचान की गई और अंतर्राज्यीय लिंकों में राज्य के भीतर जल प्रबंधन की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख घटक निकल कर आते हैं। नदी जोड़ो परियोजना के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव का होना, जो कि वन्यजीव पर्यावास के व्यापक व्यवधान देखने को मिलते हैं, कि इस कारण पन्ना टाइगर रिजर्व में 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हो गया है। वनों में कटाई के लिए स्थानीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा अध्ययन के अनुसार जल स्थानांतरण के कारण वर्षा की कमी हो सकती है। कुछ आर्थिक चिंताएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि उच्च कार्यान्वयन लागत के कारण व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो केन बेतवा लिंक परियोजना आई है उसमें 44,605 करोड़ रुपए की लागत का एक अनुमान लगाया गया है और लागत इतने करोड़ रुपए की लागत आई है और जिससे देखा जाए कि इसके रख रखाव से अत्यधिक लागत के कारण वित्तीय बोझ का भी खतरा हो सकता है। फिर आते हैं सामाजिक निहितार्थ में कि यह बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। तकनीकी चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो गैर बारहमासी नदियां उनके जल की उपलब्धता के लिए बारे में अनिश्चितता बरकरार रहेगी। नदी प्रणालियों में जल के स्थानांतरण के दौरान जल की गुणवत्ता से संबंधित मौजूद चिंताएं होंगी। वर्षा जल संचयन जैसे कि असंधारणीय विकल्पों बनाम बड़े पैमाने पर रिवर लिंकिंग के मध्य बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियां आती हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है, उसके क्या महत्व है? महत्व के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आर्थिक समृद्धि के बारे में, कि यह कृषि आधारित उद्योगों और पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की कमी होगी। बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन में बाढ़ एवं सूखे के समय के लिए जल वितरण के लिए संतुलित किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा को देखने को मिलेगा, जिसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। पेयजल आपूर्ति होगी, जिससे 62 लाख लोगों को जल उपलब्ध होगा, स्वास्थ्य जीवन स्तर में सुधार होगा। कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बुंदेलखंड में 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और मानसून की निर्भरता को कम किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये प्रमुख इंपोर्टेंस होते हैं, जिसमें ये आते हैं। अब आते हैं हम इसके अंतर्गत की जो प्रस्तावित अंतर बेसिन वाटर ट्रांसफर जल अंतर लिंक है, उनके बारे में ये दिखाया गया है कि ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट में प्रस्तावित है।
अब आते हैं आगे की ओर तो देखते हैं कि क्षेत्रीय जल असमानता को दूर करने के लिए क्या-क्या आगे की राय है, जैसे कि अंतर्राज्यीय जल सहयोग होना, ताकि राज्यों के बीच जल के बंटवारों के लिए स्पष्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए। हितधारक सहभागिता देखने को मिलना, तकनीकी एकीकरण होना, जिससे स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों और रियल टाइम में निगरानी करने वाले साधनों का उपयोग किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण देखने को मिलता है, जिससे व्यापक जल विज्ञान अध्ययनों के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को मजबूत किया जा सकता है और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के बारे में, कि हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 का मसौदा तैयार किया हुआ है। ये जो मसौदा है, इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये एक वैधानिक प्रावधानों के तौर पर देखा जाए तो ये जो 2024 का है, इसका जो विस्तार किसका है, ये 2016 में जो आया था उसी के संशोधन है। तो 2016 में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम आया था, उसमें संशोधन एवं विस्तार का ये जो प्रेजेंट टाइम में 2024 में इसे प्रस्तुत किया गया, उसके अंतर्गत है। और ये जो आपका किसके तहत इस नियम को जारी किया गया था, ये आपका नियम जो आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम को प्रस्तावित किया गया था। और यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 1986 के तहत नियमों से प्रदूषण नियंत्रण दिशा निर्देशों को लागू करने पर ये जिम्मेदार होते हैं और इसके कार्यान्वयन में ये हितधारकों में ट्रांजैक्शन अवधि प्रदान करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से लागू होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख प्रारूप इसके अंतर्गत आते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के बारे में कुछ ड्राफ्ट विशेषताएं हैं, जैसे कि निगरानी और अनुपालन में सीपीसीबी में यह केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण और वार्षिक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित होती है। सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान रखा जाता है। अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग अलग किया जाता है। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी होती है, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले संगठनों को कवर किया जाता है। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन देखने को मिलता है, जिससे ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों में कृषि अपशिष्ट जलाने से रोकने का कार्य अनिवार्य होता है। प्रसंस्करण संबंधी अनिवार्यता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अब आते हैं कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किस तरीके से होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, या डेफिनेशन नहीं तो नॉर्मल जब आपके स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उसमें इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से अपशिष्ट कचरा और कूड़ा सहित कोई भी परित्यक्त सामग्री इसमें शामिल होती है और इसमें भारत में कानूनी तौर पर 6 प्रकारों में वर्गीकृत होता है, जिसमें नगर पालिका अपशिष्ट, हानिकारक या परिसंकटमय अपशिष्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और कंस्ट्रक्शन अपशिष्ट इसके अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। टेरी के अनुसार कुछ इसकी वर्तमान स्थिति है कि इसमें अपशिष्ट का वार्षिक मात्रा होती है जो 62 मिलियन टन से अधिक होता है। अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा होती है लगभग 43 मिलियन टन होता है। उपचारित अपशिष्ट की मात्रा होती है केवल 12 मिलियन टन और इसे 31 मिलियन टन अपशिष्ट वेस्ट यार्ड में फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से ये टेरी की कुछ वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आता है। अब कुछ चुनौतियां आती है, जैसे कि बुनियादी सेवा संबंधी चुनौती आती है। जो चुनौतियां होती है विशेष रूप से अपशिष्ट संग्रह प्रणाली खराब करती है। स्रोत पर अपशिष्ट का पर्याप्त रूप से पृथक्करण न किया जाता है। प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी होती है। उचित निपटान के बारे में जनता में जागरूकता का अभाव होता है और इसमें निपटान के लिए सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण अवैध डंपिंग को बढ़ावा मिलता है। तो ये बुनियादी सेवा संबंधी कुछ मुद्दे होते हैं उसके बारे में है। वित्तीय बाधाएं भी देखने को मिलती है, इससे स्थानीय निकायों में सीमित बजट से जूझते हैं। क्षेत्राधिकार से स्पष्टता देखने को मिलती है, जिसमें कई एजेंसियां इसकी निगरानी का दायित्व साझा करती हैं और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नियम और दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं और ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जमीनी स्तर पर नियमों और दिशा निर्देशों के प्रवर्तन को देखता है, इसके अंतर्गत आते हैं। प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल देखने को मिलते हैं, जिसमें आधुनिक समाधान जैसे कि ब्लॉकचेन, आईओटी, आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस, एआई और जैसी व्यापक रूप से इसमें उपयोग नहीं किया जाता और उच्च लागत और कम जागरूकता में से अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी क्षेत्राधिकार में एक अस्पष्टता भी देखने को मिलती है। कुछ अनुचित तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन के परिणाम हैं, जैसे कि जल प्रदूषण के द्वारा, वायु प्रदूषण के द्वारा, मृदा प्रदूषण के द्वारा, पारिस्थितिकी तंत्र व्यवधान से और आर्थिक परिणाम इसके अंतर्गत देखने मिलते हैं। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि भारत में शुरू की गई पहले स्मार्ट सिटी मिशन
और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, जिसमें 2026 तक अपशिष्ट मुक्त शहरी क्षेत्रों को बनाना है। तो इस तरीके से ये योजनाएं शुरू की गई थी। वैश्विक स्तर पर जो जापान ने यूएनईपी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत इस कार्य को विकासशील देशों में निर्धारित अपशिष्टों में इलेक्ट्रॉनिक, कृषि बायोमास और प्लास्टिक के उचित उपचार केंद्रित किया गया था। तो इस तरीके से वैश्विक और भारत के स्तर पर ये प्रमुख पहले शुरू की गई थी। भारत में इसके लिए कुछ आगे की राय है, जैसे कि नीतिगत कार्यान्वयन होना, तकनीकी नवाचार देखने को मिलेगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, निगरान प्रणाली को मजबूत करना, जन जागरूकता होना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख प्रारूप देखने उभरने कर आते हैं। अब आते हैं शहरी वायु प्रदूषण के बारे में, यानी कि अर्बन एयर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में। कि हाल ही में क्या हुआ है कि यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी करता है। और यह रिपोर्ट जो है वह शहरी वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 6.7 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई और शहरी वायु प्रदूषण बीमारी असामयिक मृत्यु के कारण दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम का कारक बन गया है। तो इसके बारे में अभी प्रेजेंट में ये उत्तर प्रदेश में एयर सेड प्रबंधन अपनाने वाला ये पहला राज्य बन गया है और इसमें 2027 में PM 2.5 है, इसके स्तर को कम करके 45 PG पर घन मीटर तक लाने का लक्ष्य तय किया है। तो इस तरीके से इसका ये टारगेट है और एयरसेड प्रबंधन अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य वह उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरीके से आते हैं। अब इसमें जो IQAI जो जारी जो छठी वार्षिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया, जिसमें 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 9 शहर शामिल हैं। तो ये जो रिपोर्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया है, उसके अंतर्गत भारत के 10 प्रदूषित शहरों में 9 शहर जो आते हैं वो भारत के आते हैं। अब भारत में शहरी प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए कौन-कौन से उत्तरदायी कारक हैं जिसमें इतनी बेकार स्थिति देखने को मिली है। पहला तो आता है मौसम संबंधी भौगोलिक कारक के बारे में, जैसे कि कम वर्षा और पवन, जो कि सितंबर अक्टूबर में कम वर्षा और सर्दियों के मौसम में मंद गति प्रदान करने वाली पवन उत्तर भारत के प्रदूषण के स्तर को केंद्रीकृत करते हुए बनाई गई है। पवनों की दिशा में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण के पवन के पैटर्न के माध्यम से फैलता है। वो धूल भरी आंधी होना, जिसमें धूल में नाइट्रेट होता है, स्थलाकृति देखने को मिलती है, तापमान प्रतिलोमन होता है, कृषि पद्धतियां देखने को मिलती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के लिए विषाक्त धूम कोहरा उत्पन्न होता है। शहरी और औद्योगिक कारक होते हैं, जिसमें निर्माण कार्य, डेमोलिशन संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट आते हैं। वाहनों का एक उच्च घनत्व होता है, अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान देखने को मिलता है। औद्योगिक उत्सर्जन आता है, अतिरिक्त स्रोत जैसे कि बायोमास जलाना, सांस्कृतिक उत्सव संबंधी प्रथाएं भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक डेटा जान लेते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये पूछा जाता है कि कुछ कौन सी स्थिति जो होती है वो अत्यधिक गंभीर है और आपकी नॉर्मल है, कौन-सी संतोषजनक है। और जब आपका ये डेटा आता है, जैसे कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तो उस टाइम पर ये रोज़ाना न्यूज़ पेपर में आता था कि अभी कितना PM10 कितना पहुँचा हुआ है, NO2 कितना है, PM 2.5 कितना है और अभी कितनी कैसी स्थिति है। तो इस बार गंभीर से भी यानी कि ये 400 प्लस मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम टाइम आपकी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर रहा है, वो हमेशा गंभीर की स्थिति में ही देखने को मिला है। तो अच्छा वाला जो आता है, वो आता है 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम से रूप से पूर्ण 101 से 200, खराब में 201 से 300, बहुत खराब में 301 से 400 और गंभीर में 401 से 500 आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में है। शहरी वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ चिंताएं मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव होना, आर्थिक नुकसान होता है, मटेरियल और संरचनाओं को नुकसान होता है, शहरी ऊष्मादीप का प्रभाव बढ़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का ह्रास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये आती है। अब इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक इसके अंतर्गत जो दिया गया है, जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके बारे में। फिर नीतिगत और कुछ विनियामकी फ्रेमवर्क भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 2019 में इसका उद्देश्य 131 शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता 40% से कम करना। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होना, जो कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अंतर्गत देखा जाए तो इसे 2021 में स्थापित किया जाता है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए देखा गया है कि उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट दहन आदि से निपटने के लिए वायु यानी कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत इसमें निर्देश दिए गए हैं। और यह एक तरीके से निगरानी और जागरूकता के संदर्भ में, जो कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली पोर्टल में लोक जागरूकता और समन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी डेटा को अपडेट करता है। प्रदूषण नियंत्रण और संधारणीय परिवहन भी देखने को मिलता है, जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 का जो उद्देश्य है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, वाहन से प्रदूषण को नियंत्रित करना, जिसके तहत स्वच्छ ईंधन, एथेनॉल मिश्रण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हैं। स्वच्छ ऊर्जा पहले आती है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के तहत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण परिवारों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल होता है। भारत में शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि हरित शहरी नियोजन और हरित पहल, जिसके अंतर्गत हरित क्षेत्र में शहरी उद्यानों वृक्षारोपण के माध्यम से हरित शहरी क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ावा दिया जाता है। स्वच्छ वायु क्षेत्र होता है, जिसमें उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में सख्त उत्सर्जन मानकों के साथ स्वच्छ वायु क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि लंदन के अल्ट्रा लो एमिशन जोन में NO2 का स्तर 454% और PM 2.5 का स्तर 27% की कमी देखने को मिलती है। संधारणीय परिवहन देखने को मिलता है, जिसमें कुल सड़क मार्गों की जगह से फिर से आवंटित करना है। तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान होते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी में बदलाव होना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा होना, अपशिष्ट प्रबंधन होना और एकीकृत नीति दृष्टिकोण इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें एयरसेड प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं ICIMOD द्वारा जो डेस्क बोर्ड वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड आया हुआ है उसके बारे में। कि यह जो डैशबोर्ड है, वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटेलिजेंस माउंटेन डेवलपमेंट ने एक वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड का अनावरण किया है। वह स्थानीय, उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है और यह कार सैटेलाइट इमेजरी के साथ ग्राउंड सेंसर डेटा को एकीकृत करता है और रसायन विज्ञान के साथ मिलकर मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल द्वारा ये संचालित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड के बारे में आता है। लाहौर, नई दिल्ली, कोलकाता सहित हॉटस्पॉट सहित संपूर्ण क्षेत्रों में PM 2.5 की जो सांद्रता है उसका खुलासा करता है और इसमें एक डिफरेंशिएशन को देखा जाए तो PM 2.5 और PM 10 में देखा जाए तो PM 10 जो होता है जिसका व्यास 10 माइक्रो या उससे कम होता है और PM 2.5 का जो व्यास होता है 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। तो इस तरीके से ये कण आते हैं। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। तो हमारी पहली सुर्खी आती है IPBES नेक्सस असेसमेंट के बारे में कि ये पहले नंबर तो ये जान लेते हैं कि IPBES होता क्या है, फिर इसके नेक्सस असेसमेंट के बारे में जानते हैं। ये जो है एक तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज होती है, जिसके हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में स्थापित है। इसकी उत्पत्ति 2012 में होती है और यह जैव विविधता के संरक्षण, संधारणीय उपयोग, मानव कल्याण, सतत विकास के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं हेतु अनुकूल नीति का जुड़ाव का मजबूत करते हैं। इसकी सदस्यता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें टोटल 150 सदस्य होते हैं, जो एक स्वतंत्र सरकारी निकाय है और इसमें भारत इसका संस्थापक सदस्य है। और यह सचिवालय संबंधी सेवा आती है, जिसमें कोई इकाई नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सचिवालय सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से आता है। ये जो नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, यह IPBES के द्वारा ही जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव विविधता, जल, खाद्य एवं स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों के आकलन की रिपोर्ट होती है और यह रिपोर्ट जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे 5 आपस में जुड़े घटकों के जटिल संबंधों के वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। साथ ही इससे मिलने वाले लाभों को बढ़ावा देने के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है। तो इस तरीके से आता है। रिपोर्ट के कुछ बिंदु हैं जिस पर नजर डाली जाए तो जैसे कि नेक्सस घटकों में प्रभावित करने वाली वर्तमान आहत की गतिविधियों में अनदेखी लागत में प्रतिवर्ष कम से कम 10 से 25 ट्रिलियन डॉलर रही है और इसमें 30 से 35 वर्षों में जो दशक है वह जैव विविधता में 2 से 6% की गिरावट आई हुई है। इसमें ताजे जल की असंधारणीय तरीके से निकासी, आर्द्र भूमि के क्षरण, वनों की कटाई में जल की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के मामलों में सामना करने के लिए उनकी क्षमता को कम कर दिया गया है और लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां पारिस्थितिकी तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच में खतरे परस्पर जुड़ाव के बीच में होती है। आगे की राय में देखा जाए तो यह वन, मैंग्रोव और कार्बन समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र और पुनर्बहाली में समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए
पशुओं तथा मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने में जैव विविधता को प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए। और अन्य सुझाव दिए गए हैं कि इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रकृति आधारित समाधान अपनाना, देशी समुदायों को ज्ञान का उपयोग करना, संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम एफएओ में लवण प्रभावित मृदा की जो वैश्विक स्थिति है उस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विगत 50 वर्षों में लवण प्रभावित मृदा की स्थिति के पहला बड़ा वैश्विक आकलन दिया गया। यह घुलनशील लवण यानी कि सैलाइन सॉइल एक्सचेंजेबल सोडियम या यानी सोडिक लाइन की उच्च मात्रा होती है। यह लवणीय मृदा की मात्रा को विद्युत चालिकता के आधार पर मापा जाता है और यह मृदा की लवणता उतनी ही अधिक इसमें होती है। और मृदा के लवणीकरण और सॉल्टीकरण के बढ़ाने के प्रमुख कारक आते हैं जैसे कि कुछ मानव जनित कारक भी हैं, कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं। मानव जनित कारक जो आते हैं जैसे कि कृषि पद्धतियों की दक्षता में कमी होना, जैसे उदाहरण के तौर पर उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, फिर सिंचाई के लिए जल भृत का अत्यधिक दोहन, समुचित जल निकासी प्रणाली का अभाव होता है। वनों की कटाई देखने को मिलती है जिसमें गहरी जड़ों वाली वनस्पतियों को काटने से मृदा में लवण की मात्रा बनती है। वास्तव में शुष्क भूमि में लवणीकरण का एक उदाहरण। अन्य कारक भी आते हैं जो तटीय व आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल पंप करना, खनन गतिविधियां आदि में मृदा में लवण की मात्रा को बढ़ाती हैं। प्राकृतिक कारक जो आते हैं जिसमें जलवायु संकट में शुष्कता का बढ़ना, परमाक्रास्ट पिघलना जैसे कारक भी मृदा की लवणता के लिए बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से मृदा के लवणीकरण और सोडीकरण के जो प्रमुख कारक हैं उसके बारे में आता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है विश्व में मृदा लवणीकरण और भारत में लवणीकरण से प्रभावित मृदा। तो विश्व में जो मृदा लवणीकरण है उसमें विश्व के रेशियो में देखा जाए तो लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि यानी कि विश्व का कुल सब 10% क्षेत्रफल जो है वह लवणीकरण से प्रभावित है। और ये भविष्य में जिसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 24 से 32% की एक वृद्धि की आशंका इसके अंतर्गत बताई जा रही है। प्रेजेंट में 10 है, लेकिन इसके आगे 24 से 32% की आशंका दिखाई जाती है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में आता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का लवणीकरण से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल के मामले में ओमान लवणीकरण से प्रभावित क्षेत्र ओमान जो आता है वो सर्वाधिक लवणीकरण से प्रभावित देश होगा और यह देश जो होगा वह 93.5% क्षेत्र इससे प्रभावित है। भारत में लवणता से प्रभावित मृदा जैसे कि कवरेज में भारत में लगभग 6.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.1% है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य में आते हैं आपका गुजरात है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आता है। सिंचाई के लिए खारे भूजल के उपयोग के कारण भारत में कुल सिंचित भूमि का लगभग 7 पर 17% हिस्सा लवणीकरण में है। संधारणीय कृषि पद्धतियों में आता है इस समस्या से निपटने के लिए जैसे कि सुझाव दिए गए जैसे कि मल्चिंग को अपनाना, लवण सहिष्णु उत्पादक किस्में विकसित करना, बायो रिमेडिएशन तकनीक अपनाना होता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख आती हैं। फिर आते हैं 2024 से 34 के दशक में स्थल रुद्ध विकासशील देशों की कार्यवाही कार्यक्रम के बारे में कि ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में जो आया हुआ है तो किस तरीके के कार्यक्रम को मतलब कि किस पर ये आधारित है। पहला तो ये कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस कार्यक्रम को यानी कि इसका दशक जो है वह स्थल रुद्ध विकासशील देशों की कार्यवाही कार्यक्रम को अपनाया हुआ है। और यह जो कार्यक्रम है वह बेना कार्यवाही कार्यक्रम, अलमाटी कार्यवाही कार्यक्रम पर आधारित है और यह स्थल रुद्ध विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। 2024 से 34 के बीच में एक कार्यवाही कार्यक्रम में 5 प्राथमिकताओं की पहचान की गई है जिसके अंतर्गत 5 प्राथमिकताओं के अलग-अलग लक्ष्य भी निर्धारित हैं जैसे कि पहली प्राथमिकता आती है नवाचार, संरचनात्मक रूपांतरण के माध्यम से संधारणीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को बढ़ाना देना, परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करना, क्लाइमेट रेजिलियंस का निर्माण करना, प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति सुनिश्चित करना है। तो इस तरीके से ये 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इसमें 2024 से 34 के लिए कुछ कार्यक्रम के लिए मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं जैसे कि 2034 तक सभी क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में 50% बढ़ाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक पार्क आदि में विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना, 2034 तक मनमानी और अनुचित गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करना और एलएलडीसी में व्यापार सुविधा डब्ल्यूटीओ समझौते में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में 2015 से 2025 तक सेंडाई फ्रेमवर्क का पूर्ण कार्यान्वयन करके आपदा जोखिम को कम करना होता है। स्थल रुद्ध विकासशील देशों के बारे में बात की जाए तो ये वो देश होते हैं जहां पर समुद्र की कोई सीमा नहीं पहुंचती है। यानी कि यहाँ पर अगर ये जो अगर कंट्री है जैसे कोई भी तो यहाँ पर भी आपका स्थल देश होगा, यहाँ भी स्थल, चारों तरफ इसके स्थल हुए। इससे कोई से भी समुद्र की सीमा स्पर्श नहीं होगी, तो वो देश वो जो होते हैं, वह स्थल रुद्ध देश होते हैं। यहाँ जो विश्व में ये कितने हैं, ये 32 ऐसे देश हैं,
जो स्थलरुद्ध हैं और यहाँ पर टोटल 570 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। और लिechtenstein और उज़्बेकिस्तान जो है वह दोहरे स्थलरुद्ध देश भी आते हैं। तो ये आपके कई बार पूछे भी गए हैं और ये ऐसे देश हैं यानी कि जो अन्य देशों के साथ-साथ मतलब कि देश के साथ एक और देश के साथ ये देश दूसरा घिरा हुआ है। तो ये लिechtenstein और उज़्बेकिस्तान आते हैं। अब इन देशों के मध्य क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं जैसे कि व्यापार में बाधाएँ होती हैं, धीमी आर्थिक वृद्धि होती है, क्योंकि इनका जो व्यापार होता है, यहाँ पर सीमित व्यापार और निर्यात अवसर होते हैं और कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर बिज़नेस फॉर लैंड इनिशिएटिव के बारे में। कि कॉप 16 में बिज़नेस फॉर लैंड फोरम संधारणीय भूमि को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है और यह विषय जो है 1994 में स्थापित किया गया था और यह पर्यावरण और विकास के संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा है। बिजनेस फॉर लैंड फोरम के बारे में बात करें जो 2024 का है, यह एक तरीके से यूएनसीसीडी की मुख्य पहल है और इसका उद्देश्य संधारणीय भूमि और जन प्रबंधन के में निजी क्षेत्र को शामिल करना है और इसका उद्देश्य 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना है, भूमि क्षरण तटस्थता का समर्थन करना है और सूखा प्रतिरोधकता में सुधार करना होता है। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण कोरिया में बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चल रही वार्ता जो है वो स्थगित कर दी गई है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण पर जो कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है उसका 5वां सत्र आयोजित किया गया था। इस संधि को जो अंतिम सहमति बनाए बिना इसे समाप्त कर दिया गया। तो क्या रीजन रहा जिसके कारण इसे समाप्त किया गया और क्या कौन सी ऐसी समस्या आई जिसके कारण प्रावधान की इस तरीके की डिफिकल्टी यानी कि स्थगित करनी पड़ी। तो मार्च 2022 में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संकल्प सभा के तहत प्लास्टिक प्रदूषण संधि स्वरूप तैयार करने के लिए वार्ता जारी की गई थी। इस संधि में प्लास्टिक के पूर्ण उपयोग चक्र प्रबंधन से संबंधित प्रावधान किए गए। इस चक्र में प्लास्टिक का उत्पादन, डिजाइन और निपटान भी इसमें शामिल होते हैं। संधि के अंतिम रूप देने के लिए कुछ समस्याएं हैं जैसे कि प्लास्टिक के उत्पादन में अधिकतम मात्रा तय करना, अस्पष्ट परिभाषा इसमें देखने को मिलती है। संधि के प्रति भारत का रुख भी आता है जैसे कि विकास अवरुद्ध हो सकता है, प्रतिबंध के दायरे में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, चरणबद्ध समाप्ति अवधि होना और सहायता तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 के विजेताओं की सूची जारी की हुई। 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को दिया गया। यह पुरस्कार अनुसंधान एवं सामुदायिक संपर्क के माध्यम से मनुष्य एवं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रदान किया जाता है और श्री गाडगिल भारत के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र में अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी घाट एक विशिष्ट विशिष्ट वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट आता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जिसकी शुरुआत 2005 में होती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार भूमि को वापस उपजाऊ बनाने, सूखा प्रतिरोधी बनाने और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक तरीके से या व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार के तौर पर आता है। इस पुरस्कार की 4 श्रेणियाँ आती है जैसे कि पहली आती है नीतिगत नेतृत्व होना, दूसरी प्रेरणा प्राणवायु, तीसरी उद्यमशील दृष्टिकोण, चौथी आती है विज्ञान एवं नवाचार इसकी प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। अब आते हैं एएलएमएम आदेश 2019 में संशोधन किए गए उसके बारे में कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने एएलएमएम आदेश 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह जो मंत्रालय है वह सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आदेश 2019 के स्वीकृत मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स के संशोधन की घोषणा की है और इसका उद्देश्य घरेलू सौर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना होता है। इस घरेलू और सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं जैसे कि उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉडल के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। सोलर पोर्ट्स और अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजनाओं के विकास की योजना वित्त 2025-26 को बढ़ाया गया है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अन्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें घरेलू सामग्री आवश्यकता को बढ़ावा देना, सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क लगाना होता है। तो इसके प्रमुख पहले आती हैं। अब आते हैं संशोधन की कुछ विशेषताएं जैसे कि एएलएमएम सूची सेकंड में सोलर पीवी सेल्स का परिचय दिया गया है। फिर आते हैं इसके अंतर्गत कुछ छूट भी दी गई है इस परियोजना के आदेश जारी होने के पहले ही आवंटित की जा चुकी है। प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा दिया गया और इसका कार्यान्वयन 1 जून 2026 से होगा।
भारत के सौर विनिर्माण के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता होना, जैसे भारत, चीन 62%, वियतनाम, मलेशिया से सौर उपकरण आयात करता है और ये महत्वपूर्ण खनिजों में खनन, प्रसंस्करण, किफायती प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच और सेल मॉड्यूल उत्पादन में बाधा डालती है और इसमें कम अनुसंधान विकास, कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई, कुशल श्रमिकों की कमी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मापदंड के बारे में, जो कि केंद्र सरकार ने इन मापदंडों के उल्लंघन करने की वजह से कुछ कार विनिर्माताओं पर जुर्माना लगा दिया है और ये मापदंडों में देखा जाए तो पहली बार सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2017 को अधिसूचित किया है और इसका उद्देश्य जो आता है वह CO2 उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना और कच्चे तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना होता है। अब आते हैं हम आगे की ओर। भारत में विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू की है उसके बारे में कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा इस स्टील टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण को शुरू किया गया। टैक्सोनॉमी है एक तरीके से, इसकी ग्रीन स्टील की जो डेफिनेशन जानी जाए तो वो एक तरीके से स्टील को ग्रीननेस प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। और यह जो एक तरीके से स्टील प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन फिक्स्ड स्टील से 2.2 टन CO2 ई उत्सर्जन की सीमा से कितनी कम है इसके बारे में, और स्टार रेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है जो फिनिश्ड स्टील की ग्रीननेस पर आधारित होता है और यह उत्सर्जन सीमा की समीक्षा हर 3 साल में ही जाएगी और ये वर्तमान सीमा जो है इस प्रकार से, जैसे 5 स्टार ग्रीन स्टील रेटेड, दूसरी 4 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील इसके अंतर्गत आती है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, माप रिपोर्टिंग सत्यापन, ग्रीननेस सर्टिफिकेट एवं स्टार रेटिंग जारी किया गया एक नोडल एजेंसी होती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रीन स्टील मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है कि यह जो है ग्रीन स्टील नीति के तहत 15,000 करोड़ रुपए के व्यय वाला प्रस्तावित मिशन है। इसका उद्देश्य स्टील औद्योगिकरण के विकार्बनीकरण में मदद करना है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी वैश्विक नीतियों के तहत अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों के आयात पर उच्च कर लगाए जाते हैं। भारत में टैक्सोनॉमी भारत को ग्रीन स्टील निर्माण में अग्रणी बनाती है। नवाचार और विकास को बढ़ावा भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। भारत में स्टील क्षेत्र में विकार्बनीकरण के लिए शुरू की गई पहलों में आती है, जैसे कि राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना, जो कि NME के तहत बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। अन्य पहलों में शामिल है जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल सोलर मिशन, स्टील स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग नीति 2019 आती है। अब आते हैं भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को असम में टैग दिया गया है उसके बारे में, कि हाल ही में असम की कुल्सी नदी में एक स्वस्थ नर रिवर डॉल्फिन को टैग दिया गया है। बाद में उसी नदी के जल में छोड़ दिया गया है और यह कुल्सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है और ये टैगिंग के तहत जानवर पर डिवाइस मार्कर या टैग लगाया जाता है ताकि उसकी पहचान की जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके। टैगिंग पहल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है वह गंगा नदी की जो टैगिंग से जो नदी डॉल्फिन है उसके प्रवास, पर्यटन, रेंज, प्राप्ति क्षेत्र, पर्यावास के उपयोग में समझने में आसानी होती है। और ये टैगिंग की जो व्यवस्था है इसके केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा मंत्रालय द्वारा संपन्न किया जाता है और इस कार्य में जो वो भागीदारी है उसमें असम वन विभाग के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसे पूरा किया हुआ है। टैगिंग कार्य में राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड से प्राप्त हुआ है और यह जो इसकी स्थापना जो है उसे प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जाना जाए तो यह डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर 2020 में से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के साथ साथ नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना होता है और गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो एक तरीके से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्रजाति आती है और यह केवल ताजे जल में पाई जाती है, जिसमें नेपाल, भारत, बांग्लादेश, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी तंत्र इसमें पाए जाते हैं और विश्व में 90% गंगा नदी भारत में मिलती है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखा गया है। गंगा नदी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि गंगा नदी डॉल्फिन की ये दृष्टिहीन होती है और इसे शिकार, अन्य जैविक क्रियाओं के इकोलोकेशन पर निर्भर करती है। यह थूथन लंबी या पतली होती है और पेट गोल होता है, शरीर चौड़ा और मोटा होता है, फ्लिपर्स बड़े होते हैं, मादा डॉल्फिन नर से बड़ी होती है। ये आपकी विशेषताएं गंगा नदी डॉल्फिन जब ये पूछा गया है और पूछी जाती हैं।
ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अम्ब्रेला प्रजाति है, इसे टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि टाइगर ऑफ द गंगा किसे कहा जाता है। बिहार में सूंस या सुसु के नाम से जानी जाती है और सांस लेते समय एक अनोखी आवाज निकालती हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में। अब आते हैं रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया उसके बारे में, जो कि 8वां मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। और यह टाइगर रिजर्व इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, जिसमें कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय धुबरी, पन्ना, वीरंगना, दुर्गावती इसके प्रमुख टाइगर रिजर्व आते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन सीहोर जिले में स्थित है। इसके प्रमुख स्थान में भीमबेटका शैलाश्रय, कई अन्य स्थलों में जैसे कि गिरनौरगढ़ के किला, पीओडब्ल्यू कैंप, केरी महादेव, झोलियापुर पास आदि में शामिल है। और इसके वनस्पति एवं जीव में रातापानी में शुष्क पर्णपाती आदि वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। 55% क्षेत्र सागौन के वृक्ष मौजूद हैं। प्रमुख प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, चित्तीदार हिरण, सांबा हिरण आती हैं। तो इस तरीके से ये आते हैं। बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। यह टाइगर प्रोजेक्ट जो है वह बाघों की आबादी वाले राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। टाइगर रिजर्व को कंजर्वेटिव एश्योर्ड टाइगर स्टेट्स की मान्यता दी गई है, जो दिसंबर 2023 में इसमें कुल 23 टाइगर रिजर्वों की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो होता है, इसमें बड़े बिडाल पंछियों यानी कि बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके प्राकृतिक परिवेश मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई। और भारत के टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 बी के अनुसार इसे टाइगर रिजर्व की सूची में अधिसूचित किया गया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से इसमें निर्णय लिए जाते हैं। और ये जो है इसमें चरण में शामिल है, जैसे कि राज्य से प्रस्ताव पारित होना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38 बी में के अंतर्गत एनटीसीए के विस्तृत विवरण को मांग करते हुए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। और एनटीसीए समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव का सिफारिश करती है और राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है। तो भारत में टाइगर रिजर्व के घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में चीजें आती हैं। अब आते हैं मावधव टाइगर रिजर्व के बारे में कि मध्य प्रदेश में यह नवीनतम टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी दी गई है और एनटीसीए प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने का एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। अब जानते हैं माधव टाइगर रिजर्व के बारे में, जिसकी अवस्थिति देखी जाए तो यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी जिले के ऊपरी विंध्य पर्वत में स्थित है। यह क्षेत्र मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं के शिकारगाह में है और यह आजादी के बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला हुआ था। इसमें जीव जंतु में देखे जाए तो इसमें बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांबर, वॉकिंग डियर, तेलंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर आते हैं। और इसकी वनस्पति में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन के साथ साथ शुष्क कांटेदार वन भी पाए जाते हैं। और यह सांख सागर और माधव सागर नामक दो झीलें इस राष्ट्रीय उद्यान में, और यहाँ पर मणिखेड़ा बांध उत्तर उद्यान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डेनाली स्पंज सिटी के बारे में। स्पंज सिटी की जो अवधारणा है, यह शहरों के विकास और शहरी बाढ़ की समस्या को निपटने के लिए एक प्रभावी तरीका अपनाया गया। स्पंज सिटी जो है वह वास्तविक शहरी विकास की एक संधारणी पद्धति है और ये एक तरीके से बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए एक संधारणी तरीका होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हरित छतें, कृत्रिम आर्द्रभूमियां, वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी जाती है। इसके लाभ में आता है जैसे कि वायु आर्द्रता बढ़ाती है, शहरी सूक्ष्म वायु जलवायु यानी कि स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है, लोक स्वास्थ्य जोखिम को कम करती है। और इसके कुछ उदाहरण आते हैं जैसे कि अल्बानिया में तियारा शहर जो कि वायु को स्वच्छ रखने के लिए एक रिंग फॉरेस्ट बना रहा है और बुर्लिंग में हरित छतों और वर्टिकल गार्डन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये स्पन्य सिटी के उदाहरण है। फिर आते हैं डेनाली फ्रंट फ्रेंच के बारे में, जिसमें नए शोधकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि यह जो डेनाली फ्रंट है इसके समानांतर 3 साइड से किसी समय लघु संयुक्त भूगर्भिक स्थलाकृति और इसकी अवस्थिति डेनाली फॉल्ट अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रमुख स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। और यह प्राक्शांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी की व्यापक टेक्टोनिक गतिशीलता का एक हिस्सा है। और यह फॉल्ट एवरेंस के उसके प्रकारों के बारे में बात करें तो यह पृथ्वी की भूपर्पटी की चट्टानों में एक तीव्र दरार होती है और इसमें कुछ फ्रंट होती है, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट जो आता है तब बनता है जब फॉल्ट के ऊपर चट्टानें नीचे की चट्टानों के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती हैं। रिवर्स फॉल्ट तब बनता है जब फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक ऊपर की ओर हो जाता है और नीचे के ब्लॉक के ऊपर चला जाता है। स्ट्राइक फ्लिप
स्लिप फॉल्ट जो होता है यह तब बनता है जब दो प्लेट क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटल में एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती हैं। और ऑलिव स्लिप फ्लैट जो है वह तब बनता है जब दोनों एक एक बॉक्स में एक दो अलग अलग दिशाओं में संचालित होती है और स्ट्राइक स्लिप घटक के साथ नॉर्मल और रिवर्स फॉल्टिंग दोनों को जोड़ती हैं। तो इस तरीके से इसके प्रकार आते हैं। अब आते हैं हम किला हुआ ज्वालामुखी के बारे में। ये जो ज्वालामुखी है यह हवाई के बिग आइलैंड पर इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये ज्वालामुखी आपको याद रखना है कहाँ है? ये आपकी केलावा ज्वालामुखी हवाई प्रायद्वीप में है। हवाई द्वीप में स्थित है और ये एक तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट से लगभग गैसों में लगभग 99% हिस्सा जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड से बना होता है और शेष 1% अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि इसमें शामिल होते हैं। केलाल हुआ ज्वालामुखी के बारे में जो कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह यूएसए के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी विशेषताओं में बात की जाए तो ये ज्वालामुखी शिखर ढहकर एक काल्डेरा है जो कि एक विस्तृत उथला गड्ढा बन गया है और इसकी ढलानें हवाई के वोल्केनो नेशनल पार्क में स्थित ज्वालामुखी मौना लोआ से लगती हैं। तो ये सभी ज्वालामुखी आपके इम्पोर्टेंट हैं जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी के तौर पर आते हैं जिसमें आपका एक तो आता है काल्डेरा, दूसरा आता है आपका केलाउआ के बारे में तो आपका टॉपिक ही आया हुआ है और इसमें जो वोल्केनो नेशनल पार्क है वहां पर मौना लोआ से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये सभी ज्वालामुखी जो है वह हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हवाई द्वीप के बारे में प्रमुख ज्वालामुखी रहे। तो यहाँ पर हमारा ये जो एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब आता है हमारा सोशल इश्यू से रिलेटेड टॉपिक तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और जो भी हमारे द्वारा जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं उन सभी को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।